रांची में 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची स्थित राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस की मौजूदगी में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेता और अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यपाल इस कार्यक्रम में खुद यहां पर मौजूद रहे, मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद रहे। रांची की तस्वीर है आपके सामने। कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन वॉल्स में गोल्ड जीतने वाली रूपा रानी तिर्की और लवली चौबे समेत अन्य खिलाड़ियों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की है और इस दौरान पुरुष टीम भी वहां पर मौजूद रही और ये मुलाकात की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं, इन्होंने मुलाकात की और बातचीत भी की। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है। वो राजधानी रांची के सेंट एविटा अस्पताल में भर्ती थे। डॉक्टर्स के अनुसार अमिताभ चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हुआ और वहीं निधन की खबर सुनने के बाद मुख्य सचिव, डीजीपी, आईपीएस के साथ में कई लोग अस्पताल पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि अमिताभ चौधरी क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर, राज्य सरकार के झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। 62 वर्षीय अमिताभ चौधरी का जन्म 6 जुलाई 1960 को हुआ था। उनको झारखंड के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया था। और वहीं पूर्व बीसीसीआई प्रशासक अमिताभ चौधरी के निधन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमिताभ चौधरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम के अलावा अन्य कई लोग वहां पर मौजूद थे। चौधरी के आवास पर पहुंचे अमिताभ चौधरी के अंतिम दर्शन और परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी का मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें उनके अशोकनगर स्थित आवास में ही सुबह दिल का दौरा पड़ा था। आनंद फानन में उन्हें रांची के सेंट एविटा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने जेपीएससी पूर्व चेयरमैन अमिताभ चौधरी के निधन पर शोक जताया है। पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी, प्रदेश के डीजीपी नीरज सिन्हा, डीआईजी अनीश गुप्ता, एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी अंशुमन कुमार और ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, वरिष्ठ आईपीएस सुरेंद्र झा समेत कई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे और परिजनों को ढांढस बंधाया। अमिताभ चौधरी जी को और उनका परिचय देना उनके लिए बहुत छोटा होगा। इन्होंने अपने कर्तव्य और कार्यों को इस तरीके से लोगों के बीच में रखा, जिनका सभी लोगों ने सराहा है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन और क्रिकेट प्रशासन अमिताभ चौधरी के निधन के बाद रांची के एक निजी अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। एक एक करके सभी लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं और उनके चाहने वालों ने नम आंखों से अंतिम विदाई उनको दी। वहीं मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महिला मोर्चा अध्यक्ष महुआ मांझी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची, जहां पर उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि झारखंड के लिए बेहद दुखद खबर है और झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए अपूर्ण क्षति है। अधिकारी नहीं थे, वो बहुत सारे पदों पर रहे और हर जगह अत्यंत कुशलता से उन्होंने अपना काम किया। वो एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, वो एक अच्छे, उनका लैंग्वेज में काफ़ी कमांड था। एक बार जब मैं विमेन कमीशन में थी तो वो मेरे से मिले थे और उस समय उन्होंने कहा था कि मैं भी एक नॉवेल लिखना चाहता हूँ, आप लोग कैसे लिखते हैं बताइए। तो मैंने उनको कुछ टिप्स दिया था और मैंने कहा था आप तो हम लोगों से बेहतर लिख पाएंगे। और मैंने ध्वनि वगैरह को लेकर किस तरह से वो लिखेंगे उस चीज़ को लेकर उन्हें कुछ किताबें भी दी थी और कई बार उस संबंध में बात भी हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने पूरा किया कि नहीं पता, लेकिन झारखंड के लिए अपूर्णीय क्षति है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जल्द ही झारखंड के दुमका और बरहेट विधानसभा में उपचुनाव की
संभावना जताई है। दुमका में आज स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अवैध खनन लीज मामले में चुनाव आयोग द्वारा सीएम हेमंत सोरेन और उनके छोटे वसंत सोरेन पर कार्रवाई की संभावना जताई है। सांसद दुबे ने कहा कि मामले में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में गई और बीजेपी ने चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखा था। साथ ही ये भी कहा कि उनको उम्मीद है कि दुमका और बरहेट में उपचुनाव आने वाला है। और जो मुझे संभावना दिख रही कि दुमका विधानसभा में जो है फिर से एक बार चुनाव आने वाला, उपचुनाव की संभावनाएं जो है दुमका में बढ़ गई। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद बढ़ा, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण यही दुमका। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता रांची स्थित रिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने नीट ट्रॉमा सेंटर में इलाजरत कांग्रेस की नेत्री और पूर्व मेयर रमा खलको से मुलाकात की और उनकी सेहत की जानकारी ली है। आपको बता दें कि रमा खलको पिछले दिनों रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर के पास में सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हजारीबाग में कोयला व्यवसायी राजेंद्र साव के घर में ईडी ने छापेमारी की है और शाम को 6 बजे तक ईडी की कार्रवाई लगातार जारी रही। राजेंद्र साव हजारीबाग में कोयला व्यवसायी के नाम से जाने जाते हैं और उनके अलावा रांची, रामगढ़, हजारीबाग, दुमका, पलामू समेत पश्चिम बंगाल में भी व्यापार फैला हुआ है। तो छापेमारी के बाद ईडी की टीम अपने साथ में 3 बैग राजेंद्र साव के घर से लेकर रवाना हुई। छापेमारी के दौरान पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ में आवास के सभी हिस्सों में फैले रहे। कड़ी निगरानी के बीच में राजेंद्र साव के घर में छापेमारी की गई। और वहीं हजारीबाग में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ आयकर विभाग की केंद्रीय टीम ने 6 बड़े कारोबारियों के घरों में छापेमारी की है। कोयला व्यवसायी राजेंद्र साहब के घर में लगातार आयकर विभाग सुबह से छापेमारी अभियान चलाया हुआ था और दूसरी कार्रवाई दवा कारोबारी और होटल व्यवसायी सुरेश भंडारा के भंडारा पार्क और उनके आवास पर हुई। आयकर विभाग की टीमें हजारीबाग के 4 अन्य घरों में छापेमारी अभियान कर रही हैं और ये अभियान 3 दिनों तक लगातार चलेगा। प्राप्त सूचना के अनुसार बताया जा रहा है कि हजारीबाग के कई कारोबारी आयकर विभाग के निशाने पर हैं। फिलहाल भंडारा पार्क और राजेंद्र साव के घर से नकद बरामद किया गया है और उनके कुछ दस्तावेजों को जब्त किया गया है। हजारीबाग की न्यू कॉलोनी स्थित बिंदेश्वरी पथ में एक परिवार के सभी सदस्यों ने नगर निगम का विरोध किया है और विरोध करने के बावजूद नगर निगम रेती भूमि विकास कार्य जबरन तरीके से कर रही थी। ये मामला बरसात के साथ में घरों में पानी की निकासी की समस्या बनी हुई है, उसी से जुड़ा है, जिससे निजात दिलाने के लिए वार्ड पार्षद सोनी क्षेत्रीय नाली का निर्माण करा रही थी और नाली का निर्माण किसी तरह रेती भूमि पर कराया जा रहा था। इसका विरोध होने पर पुलिस पहुंची और काम रोक दिया। भूमि मालिक ने कहा कि उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, फिर भी जबरन काम किया जा रहा है। हमेशा से ये समस्या रहा है यहाँ का पानी का निकासी का। 1 नंबर और 2 नंबर गली बिंदेश्वरी पथ का पूरी तरह से डूबने जा रहा है, केवल एक व्यक्ति का अड़ियल रवैया की वजह से। वहाँ 3 रैती प्लॉट है जिसमें से 2 अग्री कर चुके हैं। बस एक 100 फीट का हम लोग का नाली बनाना है, जो कि हम लोग के एसडीएम का ऑर्डर लेके ही हम लोग आए हैं। बिना पेपर का हम लोग किसी के ज़मीन में रैती प्लॉट में नहीं आए हैं। एसडीएम का ऑर्डर है, मजिस्ट्रेट है, यहाँ थाना प्रशासन है, उनके हाथों में रहते में हम लोग ये सब काम करवा रहे हैं। बाकी अब हम लोग डीडीसी मैम, डीसी मैम सबका ऑर्डर लेके आए हैं। बाकी प्रशासन जिस तरह से हैंडल करे, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हम जनता के भलाई के लिए ही सोचना मेरा अधिकार है और हम वही कर रहे हैं। ये हमारा रैती प्लॉट है, अपना निजी संपत्ति है मेरी, और बिंदेश्वरी पथ या बिंदेश्वरी नगर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ से 1000 फुट से ज़्यादा यानी लगभग 350 मीटर दूर हमारा ये प्लॉट है।
लेकिन प्रशासन चाहती है कि हम इसी रास्ते से नाली निकालेंगे बिंदेश्वरी पथ का, ये तो उचित नहीं है। मेरा यही पर ऑब्जेक्शन है कि ना तो कोई हमें सूचना है, ना कोई किसी तरह की कोई बात हुई है। इस पथ में ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है, पानी इसके पीछे बहुत भर गया है, उसी के चक्कर में पानी निकालने का कहीं जगह नहीं है। एक पहले खाली प्लॉट था, पहले इसी से पानी आता जाता था, मगर इनके द्वारा कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, अब इसलिए पानी आने जाने का प्रॉब्लम हो गया। तो ये SDM कोर्ट में गए थे, वहाँ 133 CRPS के अंदर इंट्रीम आदेश हुआ कि आप मैंने इसके अंदर से आप नाली निकाल सकते हैं। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। महागठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें होने के चलते कैबिनेट में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का दबदबा दिखा और आरजेडी के 16 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हमको 1 और निर्दलीय विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका है। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार पर पहला विस्तार आज हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में 31 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गठबंधन के नेताओं ने नई सरकार को शानदार तरीके से चलने का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नई सरकार काम करेगी और राज्य को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगी। बिहार में एक सप्ताह के भीतर गठबंधन टूटा, गठबंधन बना। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, सरकार बनाने का दावा पेश किया, मुख्यमंत्री पद की शपथ और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। भाजपा ने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया तो नीतीश ने नई सरकार द्वारा बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा किया। इस विस्तार में आरजेडी कोटे से आलोक मेहता, तेज प्रताप यादव, सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, कुमार सर्वजीत, चंद्रशेखर यादव, समीर महासेठ, अनीता देवी, जितेंद्र राय, सुधाकर सिंह, इसराइल वसूरी, सुरेंद्र राम, कार्तिक सिंह, शहनवाज आलम, भारत भूषण मंडल को मंत्री बनाया गया है। और वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, लेसी सिंह, जमा खान, मदन साहनी, संजय झा, शीला मंडल, सुनील कुमार, जयंत राज, कांग्रेस से आफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्री बनाया गया। और वहीं हम से जीतन राव मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया गया है। निर्दलीय सुमित कुमार को भी इस विस्तार में जगह मिली है। बिहार में भाजपा पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार ने 9 अगस्त को एनडीए से अलग होने का फैसला लिया था। नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा और वहीं राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और हमने नीतीश को अपना नेता मानने को तनिक भी देर नहीं लगाई। अगले ही दिन नीतीश कुमार ने 164 विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। एक झटके में सत्ता से अलग होने और एनडीए का एक ताकतवर साथी खोने के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार पर धोखा देने की बात कहकर पूरे प्रदेश में धरना दिया। और वहीं गठबंधन के दोनों नेताओं ने अब सिर्फ काम की बात होगी का नारा देकर एक नई राजनीति की शुरुआत कर दी। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनकर सरकार की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार की ये अपनी राजनीतिक कौशल ही है कि बिहार में कई बार उप मुख्यमंत्री बदले, मंत्रिमंडल बदले, पर सरकार नीतीश कुमार चुप रहे। भाजपा ने नए गठबंधन को लेकर कहा कि नीतीश भ्रष्टाचार और अपराध की गोद में बैठ चुके हैं, लेकिन नीतीश ने कहा कि लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। नई सरकार काम करेगी और बिहार की नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगी। बिहार में एक तरफ कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, दूसरी तरफ भाजपा की दिल्ली में बैठक बुला ली गई। पार्टी के नेता मंथन में लगे हैं और कहीं बिहार का घटनाक्रम पार्टी को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई। सूत्रों की माने तो बिहार में आगामी राजनीति को लेकर चर्चा बैठक के केंद्र में रही, जिसमें बिहार के करीब 20 बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के अलावा वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, तारकिशोर रेणु देवी आदि के शामिल होने की बात कही गई। बिहार की राजनीति में गठबंधन के सहारे नीतीश की मजबूत सरकार आने वाले दिनों में कितना बेहतर काम कर पाती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश तेजस्वी ने काम को तरजीह देकर इस बार नई सरकार की शुरुआत की है, उससे साफ है कि नीतीश अपनी राजनीति को विस्तार से आगे ले जाने की दिशा में काम करने लगे हैं।
देखना होगा कि गठजोड़ और नई सरकार राजनीति में किस मुकाम तक खुद को ले जा पाती है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद तमाम मंत्रियों ने गोपनीयता की शपथ ले ली है, जिसके बाद सभी नए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तहे दिल से शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री का जो दिशा निर्देश रहेगा उसके अनुसार काम करेंगे। जो जनता की समस्या रहेगी उसको सदन में उठाया जाएगा। और वहीं 5वीं बार मंत्रिमंडल की शपथ लेने वाले मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि काम करने में किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। कैबिनेट, क्योंकि आज कैबिनेट हो गया है 4:30 बजे से, और ये मेरा 5वां बार मंत्रिमंडल का ओथ है। हमने अपने अभी तक के 52-53 साल की उम्र में 5वीं बार बिहार के मंत्रिमंडल में हमने शपथ ग्रहण किया है। और जनरली कैबिनेट जाने के पहले हम हमेशा अपने विभाग का पदभार ग्रहण कर ही कैबिनेट गए हैं। और ये आज संयोग है कि आज ही 4:30 बजे कैबिनेट हो गया, इसीलिए हमने ये उचित समझा कि आज विभाग का कार्यभार हम संभाल लें, सो दैट कि आप कैबिनेट में अपने विभाग को रिप्रेजेंट करते हैं और आप अपने विभाग का कार्यभार संभाले ही नहीं है तो फिर कैबिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टुडे, आई हैव डिसाइडेड टू टेक चार्ज सो दैट व्हेन देयर इज अ कैबिनेट आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे दोबारा कैबिनेट में मौका दिया। हाँ, मैं अब अति पिछड़ा नोखा के जितने हमारे जनता है, अब बिहार के सभी महिलाओं को धन्यवाद देती हूँ। जो विकास का कार्य है हम लोग महागठबंधन के सभी नेता मिलजुल कर करेंगे। मैडम, आपने वो भी समय देखा है जहाँ पर मार्शलों ने आप लोग को टांग कर विधानसभा से बाहर भेजा था, आपने जनता के। हाँ, जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मंत्री बनी है, क्या कुछ विशेषताएं? विशेष हम जनता के लिए सारा कार्य करेंगे। मंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे और जो आज देश के अंदर हो रहा है उन ऐसे नेता को सफाया करना है जो पूरा देश तबाह है, परेशान है। बीजेपी कर रही है, आप लोग सरकार पूरा नहीं कर पाएगी कार्यकाल। बीजेपी को कहने दीजिए, जब अंगूर नहीं मिलता लोग खट्टा कहता है। आज हम लोग 7 पार्टी के गठबंधन बना है और मजबूती से बना है। जेपी आंदोलन आपको याद होगा, ये आंदोलन चलेगा पूरे देश के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नई महागठबंधन सरकार के कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई और मुख्य सचिवालय में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तारीकरण और उसके क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक होने वाले अनुमानित व्यय की चर्चा की है। और इस दौरान कुल 12,568 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है। और वहीं जल जीवन हरियाली मिशन के विस्तारीकरण और उसके प्रशासनिक मद के लिए जिस तरीके की स्वीकृति दी गई है उसकी सभी ने सराहना की है। जल जीवन हरियाली अभियान, जैसे कि आप जानते हैं, ये पूर्व से चलता, ये 21-22 19-20 से शुरू हुआ था और इसका जो एक्सटेंशन है 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक इसका जो एक्सटेंशन है उसमें अनुमानित व्यय 12,568 करोड़ 97 लाख रुपए अनुमानित व्यय होगा और इसमें प्रशासनिक मद में 37 करोड़ 38 लाख इसमें व्यय होगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े लाल और हसनपुर के विधायक तीर्थ प्रताप यादव ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और नई सरकार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री बनने के बाद शपथ लेने के दिन ही अपने विभागीय कार्यभार को उन्होंने संभाल लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार यानी 16 अगस्त को ही महागठबंधन की नई सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, जिसके तहत तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मंत्री बनाया गया है। मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही देर के बाद तेज प्रताप ने सचिवालय स्थित विभाग के ऑफिस में जाकर अपने पदभार को ग्रहण कर लिया है और इस मौके पर विभाग के अपर सचिव और तमाम कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बिहार झारखंड की बातें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।